फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि हम लोग संविधान निर्माण की प्रक्रिया या भारत का संवैधानिक इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे, पिछली कक्षाओं में हम लोग 1892 के भारत परिषद अधिनियम को देखे थे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं 1909 ईस्वी के भारतीय परिषद अधिनियम। और 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। तो 1909 के अधिनियम से संबंधित जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है, उसको हम इस बोर्ड पे लिख दिए हैं। आइए अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो भारतीय परिषद अधिनियम जो 1909 है दोस्तों, ये 1909 में जॉर्ज अरुंडेल समिति एक बनाई गई थी और इस समिति ने जब अपना रिपोर्ट जारी की थी, इसी रिपोर्ट की अनुशंसा पे ये जो भारतीय परिषद अधिनियम है 1909 ये बना था। तो भारतीय परिषद अधिनियम से संबंधित एक जो समिति है वो जॉर्ज अरुंडेल समिति, ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि जॉर्ज अरुंडेल समिति का संबंध किस भारतीय परिषद अधिनियम से है। तो वहां पे आपको भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को टिक करना होगा। इसके साथ जो मार्लो मिंटो है दोस्तों, तो 1909 में जो भारत के सचिव थे वे मार्ले थे और वायसराय जो थे वे मिंटो द्वितीय थे। तो आपको ये बात भी ध्यान में रखना है कि जो मार्ले मिंटो सुधार है, तो मार्ले भारत का सचिव थे और मिंटो भारत का वायसराय थे। और 1909 के अधिनियम के द्वारा पहली बार ये जो मुस्लिम का पृथक निर्वाचन का जो अधिकार था वो दिया गया था। तो मुस्लिमों को प्रथम बार पृथक निर्वाचन किस परिषद अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया था, तो वो हो जाएगा 1909 का परिषद अधिनियम। और यहाँ पे पृथक निर्वाचन का मतलब जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो मुस्लिम प्रतिनिधि को चुन के अपना सरकार बनाए, मतलब जो धर्म के आधार पे जो विभाजन कर दिया गया कि जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं, जो मुस्लिम वोटर्स हैं, वो सिर्फ मुस्लिम प्रतिनिधियों को चुने, मुस्लिम प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। तो पृथक निर्वाचन का वही मतलब हुआ दोस्तों। तो पृथक निर्वाचन का जो आधार बनाया गया वो बनाया गया 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। और इसका जो चुनाव या निर्वाचन की जो प्रणाली थी, ये सांप्रदायिकता को वैधानिक अधिकार दे दिया। तो सांप्रदायिकता को वैधानिक अधिकार किससे मिला, तो ये मिला 1909 के मार्ले मिंटो सुधार से। और इसमें जो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक, इसको हम लोग मिंटो को बोलते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन वही कि एक जो धर्म है या एक धर्म के जो लोग हैं वे अपने धर्म से संबंधित जो व्यक्ति हैं या प्रतिनिधि हैं उसका चुनाव करेंगे। सांप्रदायिक निर्वाचन का वही मतलब हुआ। और मिंटो के बारे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि पाकिस्तान के जो जनक है या पाकिस्तान के जो जन्मदाता हैं वो मिंटो हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है कि राजेंद्र प्रसाद जी का कथन था कि पाकिस्तान के जो जनक हैं वो मिंटो हैं। और इनको क्यों बोला गया, क्योंकि ये सांप्रदायिक जो निर्वाचन है इनके शासनकाल में आया था। इन लोगों ने अपना रिपोर्ट में उसको जारी किया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1892 में जो बजट हो रहा था उस पे बहस करने का अधिकार मिला था, लेकिन 1909 के मार्ले मिंटो सुधार से ये बजट पर मतदान करने की शक्ति भी मिली। मतलब वोटिंग का अधिकार जो है ये मार्ले मिंटो सुधार 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम से मिला। इसमें भारतीयों को वायसराय या कार्यकारी परिषद के साथ संगठन बनाने की अधिकार भी मिली। मतलब यदि कोई भारतीय नेता है वे वायसराय के साथ जुड़कर या कार्यकारिणी परिषद है उसके साथ मिलकर वे अपना संगठन बना सकते हैं। तो इसका भी जो अधिकार है वो प्रदान किया गया 1909 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। और इसमें जो एसपी सिन्हा है, मतलब सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इनको वायसराय कार्यकारिणी के प्रथम भारतीय सदस्य चुना गया। और ये जो सदस्य बने थे दोस्तों, ये बने थे विधि आयोग के सदस्य। तो जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे वो वायसराय कार्यकारिणी के प्रथम भारतीय सदस्य थे। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और इसके साथ विधान परिषद के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। 1892 में चूंकि बजट पे बहस करने का या प्रश्न पूछने का अधिकार तो मिला था, लेकिन प्रश्न पूछने के साथ जो पूरक प्रश्न है या अनुपूरक प्रश्न है उसको पूछने का अधिकार भारतीय सदस्यों को नहीं था। तो 1909 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा पूरक प्रश्न पूछने का जो अधिकार था वो भारतीयों को मिला।
तो 1909 के मार्लो मिंटो सुधार के बाद जो भारत परिषद अधिनियम आया दोस्तों, उसको बोलते हैं हम लोग भारत शासन अधिनियम 1919, और इसका अन्य नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ये 1919 में आया था, जिसमें जो सचिव थे मॉन्टेस्क्यू थे और वायसराय चेम्सफोर्ड थे। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में जो सचिव थे वो मॉन्टेस्क्यू थे और वायसराय चेम्सफोर्ड थे। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्र डोमिनियन मतलब होता है स्वशासन की स्थिति प्रदान की जाएगी, लेकिन इसको लागू किया गया दोस्तों 1921 ईस्वी में। तो स्वतंत्र डोमिनियन की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था। इसके द्वारा जो मार्लो मिंटो एक्ट था 1909 का, उसमें सिर्फ मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन के अधिकार दिया गया था, लेकिन 1919 में इसको बढ़ा करके जो सिख थे, ईसाई थे, एंग्लो इंडियन थे और जो कुछ यूरोपियन थे उनको पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया। मतलब जो सांप्रदायिकता था उसको और बड़ा रूप दिया गया। इसके बाद प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। द्वैध शासन मतलब केंद्रीय विषय के लिए अलग कानून बनेगा और प्रांतीय विषय के लिए अलग कानून बनेगा। केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय को पृथक्करण ही द्वैध शासन का निर्माण करता है। तो 1919 के जो भारत शासन अधिनियम है उसमें जो केंद्रीय विषय था और प्रांतीय विषय था उन दोनों को अलग अलग कर दिया गया, जिससे द्वैध शासन की नींव पड़ी। और प्रांतों में जो द्वैध शासन के जनक माने जाते हैं या जनक कहे जाते हैं वो हैं लियोनेल कार्टेस। ये नाम आपको एग्जाम में काफी बार देखने को मिलता है और यहाँ से सीधे प्रश्न ऐसे ही बनता है कि प्रांतों में द्वैध शासन के जनक के रूप में किसको जानते हैं, तो वो हो जाएंगे लियोनेल कार्टिस। इसके बाद केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का गठन किया गया। द्विसदनीय विधायिका का मतलब क्या हुआ दोस्तों, जैसे कि आज हम लोग देखते हैं कि भारत में राज्यसभा है और लोकसभा है, तो ये विधायिका के दो रूप हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं द्विसदनीय विधायिका। तो उस टाइम जो राज्यसभा को दूसरे नाम से जानते थे और लोकसभा को दूसरे नाम से जानते थे, तो जिसमें राज्य परिषद था उसको हम लोग उच्च सदन बोलते थे और केंद्रीय विधानसभा को हम लोग निम्न सदन बोलते थे। तो राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा यही द्विसदनीय विधायिका के रूप या अंग थे। इसके बाद पहली बार भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की गठन किया गया। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत 1919 के भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा किया गया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1892 में जो प्रतिनिधि चुन के आते थे उनका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता था, वे लोग अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते थे। लेकिन मॉन्टेस्क्यू और चेम्सफोर्ड सुधार के वजह से पहली बार भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की नींव पड़ी। उसके बाद ली कमीशन, इसका गठन 1923 ईस्वी में किया गया। ये सिविल सेवकों के भर्ती से संबंधित ये कमीशन या समिति थी। तो ली कमीशन का गठन 1923 ईस्वी में जो सिविल सेवकों की भर्ती करने के संबंध से थी, और इसी के अनुशंसा पर 1926 ईस्वी में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जिसको हम लोग यूपीएससी के नाम से भी जानते हैं। तो ली कमीशन का गठन 1923 ईस्वी में हुआ था और इसी के रिपोर्ट के आधार पे 1926 ईस्वी में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। 1919 के भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के द्वारा कुछ और प्रावधान थे दोस्तों, जिसमें केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। मतलब केंद्र का बजट और राज्य का बजट पहले एक साथ बनता था, लेकिन 1919 के अधिनियम के द्वारा राज्य अपना अलग बजट बनाएगा और केंद्र अपना अलग बजट बनाएगा। तो इसमें ये प्रावधान जो था ये 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया था। और 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा 1921 में लोक लेखा समिति का गठन किया गया था। संसदीय समिति में जो सबसे पुरानी जो समिति मानी जाती है दोस्तों, वो लोक लेखा समिति है, जिसका गठन 1921 में 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ पहले क्या होता था कि भारतीय सिविल सेवा का जो एग्जाम होता था वो लंदन में आयोजित होता था, लेकिन 1922 ईस्वी से लंदन के साथ साथ भारत में भी सिविल सेवा के परीक्षा का आयोजन होने लगा।
तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। और भारत में जहाँ पे सिविल सेवा का परीक्षा होता था उस जगह का नाम था दोस्तों इलाहाबाद या प्रयागराज। इसीलिए पिछले 10-15 सालों से दिल्ली यूपीएससी का हब हो गया है, लेकिन उससे पहले जो लोग तैयारी करने जाते थे वे लोग इलाहाबाद जाते थे, क्योंकि इलाहाबाद की जो शिक्षा व्यवस्था थी या वहां पे जो अभ्यर्थी थे वे सिविल सेवा की तैयारी करते थे। और क्यों करते थे? क्योंकि सबसे पहली बार सिविल सेवा का जो भारत में एग्जाम हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय सिविल सेवा का परीक्षा का आयोजन लंदन के साथ साथ भारत में पहली बार 1922 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था इलाहाबाद में। उसके बाद वैधानिक आयोग का गठन किया गया था। वैधानिक आयोग का कार्य था कि ये जो भारत शासन अधिनियम चल रहा है उसके 10 वर्ष के कामों को देख रेख करके उस पे वे रिपोर्ट बनाएंगे और वो 10 वर्षों में अपना रिपोर्ट सौंपेंगे कि ये जो संवैधानिक विकास हुआ या भारत का जो संवैधानिक स्थिति है या ये जो नए कानून बने हैं उसका स्थिति क्या चल रहा है भारत में, तो वो सब चीज के ऊपर वो अपना रिपोर्ट जारी करेगी। लेकिन हुआ क्या कि 2 साल पहले ही एक कमीशन का या समिति का वे लोग गठन करते हैं जिसमें नए संविधान की भारत की स्थिति बताएगी और उसमें 7 सदस्य होते हैं जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज साइमन करते हैं। इसीलिए इस कमीशन को हम लोग साइमन कमीशन भी बोलते हैं। तो साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 ईस्वी में हुआ था और ये 8 फरवरी 1928 ईस्वी को ये 7 सदस्य भारत आए। जब ये लोग भारत में लैंड किए तो यहाँ के जो नेता थे वे पूरे देश भर में देशव्यापी हड़ताल किए और साइमन गो बैक का नारा लगाए, जिसमें से एक प्रमुख नेता का नाम हम लोग जानते हैं लाला लाजपत राय। उन्होंने साइमन गो बैक का नारा लगाया और ये जो 7 सदस्यीय समिति बनी थी उसका भरपूर विरोध किया था। लेकिन अंग्रेजों ने लाठी चार्ज करा दिया और उसके पश्चात लाला जी के सर पे लाठी का चोट लगने से उनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे 8 फरवरी 1928 ईस्वी में देशव्यापी हड़ताल हुआ और साइमन गो बैक का नारा लगाया गया। ये चीज होने के बाद जो साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट सौंपी, इसी रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। पहला जो सम्मेलन था 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 ईस्वी में गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस गोलमेज सम्मेलन से जो तथ्य निकल के आया, जो रिपोर्ट निकल के आया या जो नया विचार निकल के आया उसको संवैधानिक सुधार पर एक श्वेत पत्र जारी किया गया। और यही जो संवैधानिक सुधार के लिए जो श्वेत पत्र था उसके बाद जो भारत शासन अधिनियम आता है दोस्तों वो आता है 1935। तो जो ये तीनों गोलमेज सम्मेलन था उसका विचार और जो साइमन कमीशन जो रिपोर्ट जारी की थी उसके बाद 1935 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम आता है और उसके बाद फिर भारत पे 1935 के अधिनियम के द्वारा शासन चलाया जाता है। तो आज हम लोग देखें 1909 के मार्लो मिंटो सुधार को, फिर 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को। आई होप कि वे दोनों अधिनियम से संबंधित जितने भी फैक्ट्स थे या जानकारियां थी आपको काफी अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना विचार प्रस्तुत कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।